हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं रोग। उसका जो है 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे। ठीक है, सॉरी 9 तक क्वेश्चन को देख चुके हुए थे। आज जो है 10 से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि वे कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु यानी HIV का संचारण होता है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित तरीकों से हो सकता है। पहला, कि संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से। दूसरा, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आधान से। तीसरा, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग, जैसे कि अगर बात किया जाए तो अंतःशिरा यानी इंट्रावेनस जो ड्रग्स लेते हैं लोग उसके द्वारा फैल सकता है। अगला है कि संक्रमित अगर माँ है तो उसके अपरा द्वारा उसके बच्चों में फैल सकता है। ठीक है, और इसके साथ में आप ये भी लिख लीजिएगा कि जिन लोगों में यह संक्रमण होने के बहुत ज़्यादा खतरा है वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अनेकों से मैथुन करते हैं, मादक द्रव्य यानी व्यसनी जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग्स लेते हैं, और ऐसा जिन्हें बार बार रक्त आदान की जरूरत होती है, और संक्रमित माँ से जन्मे बच्चे में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह कौन सी क्रियाविधि है जिससे एड्स जो है विषाणु संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास करता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि संक्रमित व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु बृहद भक्षकाणु यानी मैक्रोफेज में प्रवेश करता है, जहां उसका RNA जीनोम बिलो ट्रांसक्रिप्टेज प्रक्रिया यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से प्रतिकृतियन यानी रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुवीय DNA बनाता है। यह विषाणुवीय DNA परपोषी की कोशिका के DNA में समाविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है, और बृहद भक्षकाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं। ठीक है, और इनसे जारी रखते हैं और कुछ इस तरह का HIV फैक्टर की तरह काम करते हैं, और इसके साथ ही HIV सहायक T लसिकाणुओं यानी T सेल में घुसकर प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणु पैदा करता है, और रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरी सहायक T लसिकाणुओं पर हमला करते हैं, और यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक T लसिकाणुओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है, और इस अवधि के दौरान बार बार बुखार, ठीक है यहाँ पे बुखार हो जाएगा, और दस्त आते हैं तथा वजन घटता है। सहायक T लसिकाणुओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणुओं विशेष रूप से माइक्रोबैक्टीरियम विषाणुओं कॉको यहाँ तक कि टॉक्सियोप्लेनिया जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है, और रोगों में प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है। ठीक है, परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है, और रोगी में इतना प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। और एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण एंजाइम, ठीक है, संलग्न प्रतिरक्षा रोधी अमापन यानी एलिसा टेस्ट जिसको कहते हैं, एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजाइरेवेट ऐसे जो है जो फुल फॉर्म प्रतिपक्ष विषाणुएं यानी एंट्री रिट्रोवायरल औषधियों में एड्स का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है, और ये औषधियाँ रोगी की अवश्य मृत्यु को आगे सरका सकती है, रोक नहीं सकती है। कहने का मतलब जो इसका दवाई है वो उसका सिर्फ लाइफ बढ़ा सकता है लेकिन मृत्यु को रोक नहीं सकता है। अगला प्रश्न है कि पर सामान्य कोशिका से कैंसर कोशिकाएं किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित होता है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक संदमन क्रियाविधि टूट जाती है, और परसामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती है जिसे संस्पर्श संदमन यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं, और इसी गुण के कारण कोशिकाओं से उनका संस्पर्श उनकी अनियंत्रित विधि को संदमित करता है, और ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खत्म हो जाता है।
कहने का मतलब कि दो घाव के बीच में जो जगह रहता है, जब यहाँ पे कट जाता है तो ये जब कोशिका उतना ही वृद्धि करता है जितना कि यहाँ पे जगह खाली हुआ है। लेकिन कैंसर कोशिका में क्या होता है, ये जो विधि जो है संदमित, यह गुण खत्म हो जाता है और इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती है, जिसे क्या कहते हैं, अर्बुद यानी ट्यूमर कहते हैं। और अर्बुद दो प्रकार के होते हैं, सुदम और दुर्दम यानी बिनाइन और मैलिगेंट। सुदम अर्बुद फैलते तथा इनसे मामूली क्षति होती है। सुदम अर्बुद नहीं फैलते, यहाँ पर कर दीजिएगा, सुदम अर्बुद नहीं फैलते हैं और इनसे मामूली क्षति होती है। और दूसरी ओर दुर्दम जो है प्रचुरोद्भवी कोशिकाओं का पुंज है, जो नौ द्रव्यीय नियोप्लास्टिक कोशिकाओं कहलाती है और ये बहुत तेजी से बढ़ती है और आसपास के समान ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती है। अगला प्रश्न है कि मेटास्टेसिस का क्या मतलब है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिए कि अर्बुद कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती है, जिससे वे अत्यावश्यक पोषकों के लिए समान कोशिकाओं से स्पर्धा करती है और उन्हें भूखा मारती है। ऐसे अर्बुदों से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंच जाती है और जहां भी ये जाती है नए अर्बुद बनाना प्रारंभ कर देती है। और मेटास्टेसिस कहलाने वाला यह गुण दुर्दम अर्बुदों का सबसे डरावना गुण है। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल या ड्रग्स के द्वारा होने वाली कुप्रयोग के हानिकारक प्रभावों की पूर्ण बनाएं। यहाँ पर देखिए, इसका आंसर लिखिएगा कि ड्रग्स और एल्कोहल के तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा में श्वसनपात यानी रिस्पिरेटरी फेलियर, हृदयपात यानी हार्ट फेलियर अथवा प्रमस्तिष्क रक्तस्राव यानी सेरेब्रल हेमरेज के कारण समूर्छा यानी कोमा और मृत्यु तक हो सकती है। और ड्रगों के संयोजन का या एल्कोहल के साथ उनके सेवन का आमतौर पर यह परिणाम अति मात्रा होती है। युवाओं में ड्रग्स और एल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य सह शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण से स्कूल या कॉलेज से अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता की रुचि में कमी, निविर्तन यानी विनिवेतन, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक एवं रुचि में कमी, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन में घट बढ़ना इसका आदि प्रमुख है। ठीक है, लक्षण जो है किसका, एल्कोहल और ड्रग्स के जो सेवन करते हैं। और इसके साथ ड्रग्स एल्कोहल के कुप्रयोग के दुर्गामी परिणाम भी हो सकते हैं। अगर कुप्रयोगकर्ता को यानी जो इसका यूज कर रहा है ड्रग्स और एल्कोहल खरीदने के लिए अगर पैसे नहीं मिले तो वह चोरी का सहारा भी ले सकता है या ले सकती है। और ये प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग्स या एल्कोहल का सेवन करने वाले तक सीमित नहीं रहता है। कभी कभी जो है ये जो ड्रग्स या एल्कोहल जो ले रहा है, यानी जो ड्रग्स और एल्कोहल ले रहा है कुप्रयोगकर्ता, अपने परिवार या मित्र आदि के लिए भी, ठीक है, उनके सिर्फ उसी को नुकसान नहीं है, जो अगर ड्रग्स या एल्कोहल ले रहा है सिर्फ उसी का नुकसान नहीं है, उसके अपने परिवार या मित्र आदि के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता है। बहुत सारा ऐसा न्यूज़ सुनते होंगे कि हाँ बेटा ने पैसा मांगा, बाप नहीं दिया तो मार दिया, इस टाइप के आप लोग सुनते होंगे। तो ये आप लोग लिखिए, ऐसे तो समझा चुके हैं सब आपको। जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग्स लेते हैं और उनको एड्स और यकृत शोथ बी जैसे गंभीर संक्रमण होने की भी संभावना अधिक होती है। गर्भावस्था के दौरान ड्रग्स एवं एल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और साथ ही साथ महिला खिलाड़ियों द्वारा उपापचयी एस्टेरॉयड के सेवन से अनुषंगी प्रभाव में पुंस्तवन, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य आर्तव चक्र, मुंह और शरीर पर बालों की अत्यधिक वृद्धि, भक्षेप का बढ़ जाना, आवाज़ का गहरा होना शामिल है। वहीं अगर पुरुष खिलाड़ी में बात करें तो पुरुष खिलाड़ी अगर ड्रग्स लेता है तो उसमें मुहासे, बढ़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, वृषणों के आकार का घटना, शुक्राणु उत्पादन में कमी, यकृत और वृक्क के संभावित दुष्क्रियता, वक्ष का बढ़ना, समय पूर्व गंजापन, प्रोटेस्ट ग्रंथि का बढ़ना आदि शामिल है। अगला प्रश्न है कि क्या आप सोचते हैं कि मित्रगण किसी को एल्कोहल ड्रग्स सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं? यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे प्रभाव से कैसे अपने आप को बचा सकता है?
तो देखिए, ऐसे मामलों में माता पिता और अध्यापक का विशेष उत्तरदायित्व है। ऐसा लालन पालन जिसमें पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो और सुसंगत अनुशासन हो एल्कोहल, ड्रग्स या तंबाकू के कुप्रयोग का खतरा कम कर देता है। यहाँ दिए गए कुछ उपाय किशोरों में एल्कोहल और ड्रग की रोकथाम तथा नियंत्रण में होंगे। जैसे पहला है, आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। ठीक है, प्रत्येक बच्चे की पसंद और आदतें व्यक्तित्व होता है जिसका सम्मान और उसे प्रोत्साहन करना चाहिए। बालक को उसकी अवसीमा यानी थ्रेशोल्ड से अधिक करने के लिए आवश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, समकक्षी दबाव नहीं मिलना चाहिए। दूसरा है शिक्षा और परामर्श। समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं तथा असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श उन्हें देनी चाहिए। यह भी उचित होगा कि बालक की ऊर्जा को खेलकूद, पढ़ाई, संगीत, योग और पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी स्वस्थ गतिविधियों की दिशा में भी लगानी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ माता पिता और समकक्षियों से सहायता लेना। अब माता पिता और समकक्षियों से फौरन मदद लेना चाहिए ताकि वे उचित मार्गदर्शन कर सकें। निकट और विश्वसनीय मित्रों की भी सलाह लेनी चाहिए। युवाओं की समस्या को सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलेगी। उसके साथ साथ संकट के संकेतों को देखना। जैसे सावधान माता पिता और अध्यापक को चाहिए कि ऊपर बताए गए खतरे के संकेतों पर ध्यान दें और उन्हें पहचानें। मित्रों को भी चाहिए कि अगर वे परिचित को ड्रग्स या अल्कोहल लेते हुए देखें तो वे उस व्यक्ति के भले के लिए माता पिता या अध्यापक को बताने में हिचकिचाए नहीं। इसके बाद अगर बीमारी हो गया है, बीमारी को, ठीक है, यहाँ पे बीमारी को पहचानने और उसके पीछे छुपे कारणों का पता लगाने के लिए उचित उपाय करने होंगे। इससे समुचित चिकित्सीय उपाय आरंभ करने में सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है कि ऐसा क्यों है जब कोई व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग्स लेना शुरू कर देता है तो उस आदत से छुटकारा पाना कठिन होता है। अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। तो देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्कोहल और ड्रग्स की अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ ही नहीं पाता है। ड्रग्सों और अल्कोहल के कुछ प्रभाव के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है जो व्यक्ति उस समय भी ड्रग्स एवं अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने से जुड़ी है, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं होती है उसका, या उनका इस्तेमाल आत्मघाती है। ड्रग्स के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का साह्य स्तर बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रग्सों या अल्कोहलन के केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में ड्रग्स लेने की लत पड़ जाती है। लेकिन एक बात बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि इन ड्रग्स को एक बार लेना भी व्यसन बन सकता है, यानी आदत बन सकता है इसका। और इस प्रकार ड्रग्स और अल्कोहल व्यसनी शक्ति उन्हें इस्तेमाल करने वाले या करने वाली को एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेते हैं, जिनसे इनका नियमित सेवन को प्रयोग करने लगते हैं और इस चक्र से बाहर निकलना उसके बस की बात नहीं रहता है। और किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में व्यक्ति व्यसनी यानी लती बन जाता है और उनके ऊपर आश्रित होने लगता है। अगला प्रश्न है कि आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग्स के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए, उत्तर लिखिएगा जिज्ञासा, कि अच्छा खाने से इसका क्या हो गया, अल्कोहल पीने से क्या हो गया। तो ये जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोरों को ड्रग्स और अल्कोहल के प्रति अभिप्रेरित करती है। और बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग करने के लिए अभिप्रेरित करती है। ठीक है, कि पी के देखती कैसा लगता है। ठीक है, तो ये कारण होता है पहला इसको ड्रग्स लेने का या अल्कोहल लेने का। और ड्रग्स और अल्कोहल के प्रभाव के फायदे के रूप में देखने से समस्या और भी जटिल हो जाती है। ठीक है, और ड्रग्स या अल्कोहल को पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने के कारण ही हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चा इनका उपयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है। पिछले कुछ समय से शैक्षणिक क्षेत्र में या परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव भी किशोरों को अल्कोहल या ड्रगों को आजमाने के लिए फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और युवकों में यह बोध भी धूम्रपान करना, ड्रग्स या अल्कोहल का उपयोग
व्यक्ति को ठंडा प्रगति का प्रतीक है और यही इन आदतों को शुरू करने का मुख्य कारण होता है। इस बोध को बढ़ावा देने में टेलीविज़न, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट ने भी सहायता की है। ठीक है, जब फिल्म देखते हैं कि हाँ कुछ टेंशन हुआ, ड्रग्स लेने लगा, तो ये सब ही इसको बढ़ावा देने में सहायता की है। और किशोरों में ड्रग्स और एल्कोहल के कुप्रयोग के अन्य कारणों में परिवार के ढांचे में अस्थिरता, एक दूसरे को सहारा देने तथा मित्रों के दबाव का अभाव है। और माता पिता और अध्यापक का विशेष उत्तरदायित्व है कि ऐसे लालन पालन जिसमें पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो और अनुशासन हो, एल्कोहल, ड्रग्स या तंबाकू के कुप्रयोग का खतरा कम कर देता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके चैप्टर 8 का पूरा क्वेश्चन आंसर। तो बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।